ठीक है बच्चों, तो आज शुरू करते हैं VSEPR थ्योरी। देखिए बड़ी ही सिंपल सी थ्योरी है, जल्दी ख़त्म होने वाली थ्योरी है। इसके बाद फिर हम लोग जो है बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे। इजी सा टॉपिक है VSEPR, राइट। इजी सा टॉपिक है VSEPR होगी बस। चलिए, इन केस म्यूट हो जाए तो प्लीज़ मुझे जो है बता दीजिएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी थियरी है और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि जो बारीकियां हैं इस थियरी की वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। जो इस थियरी की बारीकियां हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो, बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ आप लोग देखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक होता है जिसका नाम है VSEPR। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, VSEPR थ्योरी का जन्म क्यों हुआ, पहले ये बात समझे। जो VSEPR थ्योरी है इससे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई। अब हाइब्रिडाइजेशन में वाटर की हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन और CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है, sp3। लेकिन जब इनके बॉन्ड एंगल चेक किए तो पता लगा कि तीनों के एंगल ही डिफरेंट थे। फिर किसी ने कहा जब सेम ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जो कि वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी डेवलप की गई जिसका नाम था क्या, VSEPR थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से हमारी क्लास के सभी बच्चे कंटेंट को समझने की कोशिश करें भाई, बहुत ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। मैं ये बात जानता हूँ कि VSEPR का मतलब होगा, क्या मतलब होगा एक बार बताओ मुझे। VSEPR का मतलब है सर, इट इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रिपल्शन के बारे में बात हुई होगी। देखो फील कर लो एक बार और, देखो ज़रा ध्यान से। बीच में ऑक्सीजन, लॉन पेयर, राइट। हाइड्रोजन, इट इज़ नोन एज वाटर, राइट। लॉन पेयर की रिपल्शन से ये एंगल कम हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही। जबकि CH4 में लॉन पेयर है ही नहीं, तो वहाँ एंगल क्या है, ज़्यादा है, और ये एंगल क्या है, कम है। तो इस बात को एक्सप्लेन किया किसने, VSEPR थियरी ने, राइट। चलिए एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इफ देयर इज ए नो लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर नहीं है देन जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप। तब उस केस में जियोमेट्री ही किसके बराबर होती है, शेप के बराबर होती है, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो काव्या, क्या कह रहा हूं। इफ देयर इज ए नो लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर नहीं है तो फिर रिपल्शन नहीं होगा। या मैं ये कहूं कि वहां पर जियोमेट्री ही शेप है, या शेप ही क्या होगी बेटा, जियोमेट्री होगी। बट इफ देयर इज ए लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर है तो उस केस में जियोमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई। उस केस में जियोमेट्री शेप के बराबर नहीं होगी। इस केस में जियोमेट्री अलग होगी और शेप अलग होगी। बोलो हाँ या ना। तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये इसका बड़ा पोस्टुलेट रहा, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई इन सच ए प्लेस और वे डेट where there should be minimum repulsion, ये कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहता है ताकि रिपल्शन क्या रहे, मिनिमम रहे। आप लोग ये बात जानते हो, जितना ज्यादा रिपल्शन रहेगा उतनी कम क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। चलिए अब ये बात समझ में आ गई सर कि दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। और वो रिपल्शन का जो ऑर्डर है दैट इज लॉन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर। सीखने के लिए ऐसा सीख लो, लॉन पेयर बोले तो कोई मोटा आदमी है ना, कैसा आदमी है ये, मोटा। और ये तो हमारी तरह थोड़ा सा है ना, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, पतला आदमी है। मुझे एक बात, अरे ये भी तो लॉन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर को मुझे पतला बोलना चाहिए। चलो भाई देखना जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ जब दो मोटे बैठे होंगे, टू सीटर है
और दो मोटे मोटे लोग बैठे हुए, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाँ या ना। मान लो एक मोटा बैठा हो और एक पतला बैठा हो, ठीक है, मॉडरेट रिपल्शन है, लेकिन दोनों हमारी तरह बैठे हो तो वो तीसरा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंसर्न ये है कि जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता है बेटा, रिपल्शन बढ़ता है। सर तीसरी बात भी हमें क्लियर है। मैंने यहाँ पर 3 बात बताई। सबसे पहली बात इस थ्योरी ने बताई कि आप ज्योमेट्री और शेप को अलग अलग समझे अगर लॉन पेयर की प्रेजेंस है। दूसरी बात मैंने बताई कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे अरेंज करें ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, और उस रिपल्शन का ऑर्डर तीसरी बात में बताई कि लॉन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम, देन बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। चलो जी, अब ये जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ ना बेटा, बस यही है जो है इस थियरी के अंदर। इस थियरी के अंदर एक ये और 4-5 सवाल अंतिम आएंगे, वो मतलब जो दमदार चीज़ है। ऐसे बेसिक को तो बड़ी अच्छी लगती है थ्योरी बाद में। चलो पोजीशन ऑफ लॉन पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चा शेप सीख जाता है, साइज सीख जाता है, लेकिन जब एटम अरेंज करने के लिए आते हैं तो बिखर जाता है। तो उससे दूरी बनाए रखने के लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पर बनाई है, इसलिए बहुत ध्यान से समझे भाई सभी। काइंड ऑफ ट्रिक है ये, इसके कोई पोस्टुलेट का पार्ट नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, यानी कि पहली 3 पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp, sp2 एंड sp3, राइट। उस केस के अंदर आपका लॉन पेयर कहीं भी रह सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो मैंने बोला sp3 मतलब कि टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल में लॉन पेयर में यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, कहीं लगाऊं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सभी की क्या है, बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये केस कौन सा है बेटा, sp, sp2 और sp3। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ sp3d से, अब यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने sp3d देखा है पहली बार? सर ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इस केस के अंदर प्यारे बच्चों, ये जो लंबा वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड लंबा होता है, एक्सियल बॉन्ड, या मैं ये बोलूँ ये बैंड जो है प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। याद आ रहा है? इस प्लेन के अराउंड ये 3 बॉन्ड हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है, ये वाले 3 बॉन्ड, और ये तुम्हारी तरफ है, और ये इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे देखो, यानी कि एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये तो हो गया हमारे क्या, प्लेनर 3 बॉन्ड जो कि 120 डिग्री के एंगल पर रखे होंगे, बोलो हाँ या ना। और ये जो मैंने ऊपर नीचे लगाया है ये 90 डिग्री होगा इन तीनों के, राइट। तो ये डेटा अपना पुराना है। तो सर क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो भाई सभी। सर कह रहे हैं कि अगर sp3d आ जाए तो हमेशा लॉन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर रखें। सर इक्विटोरियल क्या होती है और एक्सियल क्या होती है? सो रूल बना लो, इक्विटोरियल जो पोजीशन होती है वो एक प्लेनर पोजीशन है, प्लेन पर होती है, जबकि एक्सियल कैसी होती है, आउट ऑफ द प्लेन। या मैं ये कहूँ कि ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले 2 बॉन्ड, ये तो है एक्सियल, और ये पिक्चर कैसी है बेटा जी, इक्विटोरियल। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? नहीं होनी चाहिए सर। चलो, तो सर ये बात भी हमें समझ में आ गई कि अगर sp3d है और लॉन पेयर भी है और लॉन पेयर लगाना है तो उसको हम लोग कहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, इक्विटोरियल पे, ना कि एक्सियल पे। चलो जी, अगर मैं बात करूं sp3d2 यानी कि ऑक्ट्राहाइड्रल, अगर ऑक्ट्राहाइड्रल की बात करूंगा तो लॉन पेयर को हमेशा कहाँ लगाना, एक्सियल पे लगाना। कभी शेप गलत नहीं होगी अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया तो। इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 then the lone pair must be existent on axial position, right? चलो सर बात समझ में आ गई आपकी। इसके बाद देखें भाई सभी, मैं आपसे कहता हूं एक हाइब्रिडाइजेशन और है मेरे पास विच इज नोन एज sp3d3, sp3d3 विच इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। याद आ रहा होगा आप लोगों को। चलो, अगर एक लॉन पेयर है ना प्यारे बच्चों, तो भाई को रख दो कहाँ, इक्विटोरियल पे। कहाँ रख दोगे, इक्विटोरियल पे। और 2 लॉन पेयर अगर हैं तो इनको कहाँ रखने वाले हो सर, एक्सियल पोजीशन पे। किस पे रखने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन पे। ये बात सर की याद रखना। अगर एक लॉन पेयर है तो कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पे,
और अगर 2 लॉन पेयर है तो कहाँ रखना है, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि एक्सियल पोजीशन पे। कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। जिस बच्चे को सर का ये फॉर्मूला, ये ट्रिक याद हो गई, कभी भी VSCPR से सवाल गलत नहीं होगा कि शेप क्या होगी, साइज क्या होगा। सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे, अदरवाइज सबसे ज़्यादा फंसने का काम ही यही है। चलो, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया बेंट रूल ने भी, वो पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर नोट डालकर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है अपने बच्चों के लिए। क्या मैंने लिखा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो जैसा कि मैंने अभी बताया एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं। किससे, इक्विटोरियल से। इसका मतलब ये हो गया द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज क्वाइट हायर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल। क्लियर, प्रोवाइडेड द टर्मिनल एटम मस्ट बी सेम। अगर टर्मिनल ही डिफरेंट हो गए, एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन है, तो भाई फिर नहीं देखोगे भाई, फिर तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली आयोडीन की तरफ मूव कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? जब ये रूल मैं लगा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इस केस के अंदर टर्मिनल एटम मस्ट बी सेम। इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सी दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। जहां बाइपिरामिडल टर्म आ रही है वहां पर ऊपर वाले बाइपिरामिडल में तो एक्सियल बड़ा, और इस वाले केस में कौन बड़ा होता है बेटा, इक्विटोरियल, ना कि एक्सियल। कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है इसके अंदर, इक्विटोरियल बॉन्ड बड़ा होता है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड। ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जेईई एडवांस के अंदर अब शेप वेप पे सवाल आने हो गए बंद। अब वो कहते हैं फलाना कंपाउंड है, फलाना कंपाउंड है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दोनों की शेप निकालो, और शेप के बाद पूछ लेंगे कि इसका एंगल और इसका एंगल, या इन दोनों की बॉन्ड लेंथ के बीच में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी कम। तो जिसको ये गेम नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, वो रटेगा चीज़ों को। 2 लॉन पेयर होंगे तो ऐसे लगा देंगे, 3 होंगे तो शेप टी शेप बना देंगे, या जो भी है। लेकिन जिसको ये गेम पता है वो इसको इफेक्टिवली कवर करेगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं जरा, क्या ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्या ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो रही है, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। चलो सर, अब जरा आगे मूव कर लेते हैं। देखो बातें तो पुरानी हैं और जितनी बार कही जाए उतनी बार कम नज़र आती हैं हमें। तो आपको याद है Z के बारे में सर ने कुछ बताया था। Z एक स्टेरिक कांस्टेंट है, ओवरलैपिंग कांस्टेंट है, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सही बात। अब सवाल उठता है सर, सिग्मा बॉन्ड की कहानी हम पहले ही सीख चुके हैं, अब कहानी मुद्दा जो होगा वो किसका होगा, लॉन पेयर का। इसका मतलब जब भी जीवन में लॉन पेयर नहीं होगा तो समझ जाएंगे शेप ही ज्योमेट्री है। लेकिन अगर लॉन पेयर प्रकट हो गए हैं तो समझे यहाँ शेप ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा, यहाँ शेप अलग हो जाएगी। किससे, ज्योमेट्री से। चलो बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करिए बहुत जल्दी से। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन द नोट। ओके, तो बेटा ये बता रहा है sp3d के अंदर जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट पाया जाता है sp3d3 के अंदर, राइट। अगर आप प्रीवियस क्लास के अंदर प्रेजेंट थे तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए भाई अगला देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। इधर आ जाओ भाई। सर ये क्या बना रखा है, बस 2 मिनट का काम है, फिर ये बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा आप लोगों को। इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है Z प्यारे बच्चों, है ना। Z की वैल्यू ना तो 0 हो सकती, ना ही Z की वैल्यू 1 हो सकती। मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 2। कम से कम जो Z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2। अच्छा मैं मान लेता हूँ 2 में 2 ही बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है, लॉन पेयर। उस केस में जो फोटो बननी चाहिए वो कैसी बनेगी भाई, ये A है, ये B है और ये B है, हाँ या ना भाई, तभी तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कोई पूछेगा तो बताएंगे 180 डिग्री है जी, और कोई ज्योमेट्री अगर पूछेगा तो क्या बताऊंगा, लीनियर। अब सर की एक बात याद आ रही है क्या, अगर जियोमेट्री, अगर लॉन पेयर 0 है तो उस केस के अंदर ज्योमेट्री ही क्या होती है बेटा, शेप होती है। इसका मतलब शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर सेम इनटू दिस केस। अगर यहाँ मैं एक बॉन्ड पेयर बोलूँ और एक लॉन पेयर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए तो सीधा सीधा हम लोग बात कर लेते हैं, जब Z की वैल्यू क्या लगानी होगी, 3।
जब z की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो पहला केस क्या रख देते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर। तो उस केस में आप लोगों ने इसको ऐसे बनाया होगा। एंगल मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर धुरंधर तरीके से सारे एंगल को डिस्कस कर दिया था। अब जो है मैं सीधी, वैसे बता भी देने में क्या दिक्कत है, 120 डिग्री है ना। और अगर मैं पूछूं आप लोगों से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो आप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अब इस केस के अंदर यहाँ भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। किसका सेम सर, इसका सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है। लेकिन अगर ये 2 हो जाएं और ये 1 हो जाएं, अब इस केस में सर लॉन पेयर आ चुका है, हाँ या ना। सर ज्योमेट्री तो यही रहेगी विच इज ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन पिक्चर बदलेगी किसकी सर, पिक्चर बदल जाएगी शेप की। किसकी बदल जाएगी, शेप की। शेप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वी शेप नज़र आ रही है मुझे, आ रही है। इसी को प्यार से बेंट बोलते हैं और इसी के घर का नाम एंगुलर है। तो आपको घर का, बाहर का और प्रोफेशनल सारे नामों के बारे में पता होना चाहिए, वी शेप, बेंट शेप और एंगुलर। ठीक है भाई, तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं ले सकता 1 ले लूँ और 2 लॉन पेयर ले लूँ, है ना, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या, ये डेटा क्लियर है क्या। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ z की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, क्या ले लेते हैं 4। अगर z की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो बॉन्ड पेयर कितने लगा सकता हूँ सर, 4 लगा दूँ। उस केस में ये वाली पिक्चर 0। ऐसा करने से हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है उसका नाम क्या है, जरा याद करो, टेट्राहाइड्रल। और इस केस में ये भी क्या रहेगा, टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर ये 3 और ये 1 कर दिया जाए तो सर यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, लॉन पेयर, और ये ऐसा कुछ बनेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन पेयर को हटा दो, अभी कोई पूछेगा सर जियोमेट्री तो नो डाउट टेट्राहाइड्रल होगी, हाँ या ना। लेकिन देखो कोई चीज़ ऐसे है, फील करो, कार्बन एटम, लॉन पेयर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड। लॉन पेयर को भूल जाओ, लॉन पेयर को याद ही मत रखो। अब देखना जरा विदाउट लॉन पेयर, इसको देखना सर, विदाउट लॉन पेयर देखेंगे तो ये पिरामिड, झोपड़ी सी नज़र आ रही है मुझे, हाँ या ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, शेप में पिरामिडल। चलो सर, बात समझ में आ गई आपकी। अगर यहाँ 2 और ये 2 कर दें तो देखो, ये 1 लॉन पेयर यहाँ, 1 लॉन पेयर यहाँ, 1 बॉन्ड ऐसे, 1 बॉन्ड ऐसे, हाँ या ना। तो सर जियोमेट्री में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन शेप इस समय वी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है। बहुत ही बेसिक सी डेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इतनी बातें समझ में आई सभी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स को। चलो जी सर, बात आपकी क्लियर है। अब बात कर देते हैं कहाँ पर, अगर z की वैल्यू 5 आ जाए मेरे पास, 5 z की वैल्यू आ जाए, चलो बेटा बताओ, 5 हो जाएगी अगर z की वैल्यू, तो अब एक्सेप्शन शुरू हो जाएंगे। 5 का मतलब sp3d है ना। यहाँ 5 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर लगा लूँ तो डेटा याद है आप लोगों को या भूल गए, याद है। अब इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसका नाम है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि लॉन पेयर 0 है। लेकिन अगर ये पिक्चर 4 और ये पिक्चर 1 कर दी जाए तो बताओ मुझे, मैं लॉन पेयर कहाँ लगाऊं, एक्सियल पे लगाऊं या इक्विटोरियल पे लगाऊं, एक्सियल पे लगाऊं या इक्विटोरियल पे लगाऊं। सर एक्सियल इक्विटोरियल समझा दो प्यारे बच्चों, ये वाली टर्म इक्विटोरियल 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 एक्सियल एक्सियल, बताओ कहाँ लगाना चाहिए सर। यहाँ पे ना आपने ये बात हमें समझाई थी, ऑलवेज एट इक्विटोरियल। इसका मतलब सर यहाँ लगेगा लॉन पेयर। तो इसको मैं क्यों ना ऐसे बना दूं, देखना गलत तो नहीं बना दूंगा मैं, देखो देखो देखो, सही बनाया है क्या भाई। मैंने यहाँ लॉन पेयर लिखा और इसको ऐसे उल्टा कर दिया, हाँ या ना। तो ज्योमेट्री में क्या नजर आ रहा है मुझे सर, ज्योमेट्री तो वही होती है, लॉन पेयर के साथ देखते हैं। और विदाउट लॉन पेयर देखें तो उसका नाम शेप, और शेप यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका नाम है, आप लोगों ने वो झूला देखा है, हाँ सी सॉ, ठीक है ना, नीचे पैर गड़े रहते हैं और ऐसे झूलते रहते हैं उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सी सॉ बोल देते हैं। तो इस केस में भी हम लोग इसको क्या बोल देंगे, सी सॉ बोल देंगे, राइट।
चलिए जी, अगर z की वैल्यू में यहाँ 5 ही है, इसको मैं 3 लिख दूँ यहाँ और यहाँ 2 लिख दूँ, तो शायद आप बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। बताओ सर, मुझे 2 लॉन पेयर लिखने हैं। कितने लॉन पेयर? 2। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ बना दूंगा और एक यहाँ बना दूंगा। देखो जरा ध्यान से, इधर देखो भाई सभी बच्चे, इसको इधर देखें, ये लॉन पेयर मैंने इधर बना दिया, ये लॉन पेयर इधर बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। आप मानो इधर से आ रहे हैं, तो इधर से कोई आ रहे हैं और आपने रास्ता पूछा है कि भाई अरुण सर का सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो किसी ने बताया है टी पॉइंट से राइट। तो टी पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसे जा रहे हो, तो टी बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो। तो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं? टीबीपी। बट इस शेप का नाम क्या है? टी शेप नाम है। बोलो बात समझ में आ गई होगी, बड़ा ही बेसिक पढ़ाते हो सर। एक और लॉन पेयर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा फिर? ये लीनियर, क्योंकि उस केस में इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर मेरी एक बात सुन लो, क्या प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे पास फ्लोरीन है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज़्यादा होती है ना भाई, बेंट ने ये बात क्या बताई? बेंट ने ये बात बताई कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कहाँ आते हैं? एक्सियल पे। बेंट रूल ही एक्सप्लेन हो गया। लो, बेंट रूल यही था, लॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? टीबीपी हो। बोलो बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो ये बेसिक सा डेटा था जो हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे देखते हैं। इधर देख, आप देख, इधर देख, अगर यहाँ 2 की नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ मैं 6 लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ। अगर z की वैल्यू मेरे पास 6 है तो मुझे बता, बॉन्ड पेयर 6 ले लूँ या 0 ले लूँ? हाँ या ना। और 6 की कहानी तो बड़ी सिंपल है यार। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है ऑक्ट्राहाइडल। इसकी शेप भी क्या रहेगी जब लॉन पेयर 0 है? तो ऑक्ट्राहाइडल। लेकिन अगर ये 5 और ये 1 या 2 या 3 करने लगूँ तो क्या बन जाएगी जरा बताओ जरा? कहाँ लगाना पड़ेगा लॉन पेयर? गधे हो तुम लोग, इस वाली पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे है ना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। तो ये बात सर सबको समझ में आ गई हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्क्वायर नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना। और इस वाले पॉइंट से देखूं भाई, ये तो मुझे पिरामिड भी नज़र आ रहा है। हाँ या ना। तो नो डाउट ऑक्ट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन अगर कोई शेप पूछेगा तो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। बात समझ में आ गई होगी सर। यहाँ तक बात आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। ये बातें भी क्या हो रही हैं? बहुत बेसिक हो रही हैं। चलो अब ज़रा बहुत ध्यान से आगे की कहानी को सीखें भाई। यहाँ पर अगर मैं अब सीख जाओगे ना, मान लो अगला भी मैं लॉन पेयर यहाँ पे लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ रही है नहीं? अगला एक और लगा दूंगा, अगर मैं मान लो एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर यहाँ और लगा दूंगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। एक और लगा दूंगा तो लीनियर। ऑल तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में तो रख सकते हैं। 7 पर आ जाते हैं यार। 7 का खेल भी बड़ा अजीब है। यहाँ 7 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर होते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि आप पहले पेंटेन बना लिया करो। बना लिया? अब इसके सेंटर में रख दो एक सेंट्रल एटम, ऐसे ऐसे बॉन्ड काट दो इसके ऊपर, है ना, 5 कली का फूल, और इसके बाद एक नीचे और एक इसके ऊपर। ये वाली जो पिक्चर है इसका नाम एक्सियल है, और ये जो बकाया है ये सभी क्या है बेटा जी? इक्विटोरियल है। जो प्लेन में होता है उसका नाम क्या होता है? इक्विटोरियल। बोलो पिक्चर क्लियर है? और कहानी याद है आप लोगों को? सर ने क्या बताई थी? अगर एक लॉन पेयर है तो कहाँ लगाते थे? इक्विटोरियल पे। और 2 हैं तो कहाँ लगाते थे? ये कहानी पुरानी है, बाकी तो आप लोग समझदार हो। चलो भाई, तो इसका जो वैसे नेम होता है दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हाँ या ना। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। मान लो 2 लॉन पेयर आ गए तो मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा? सर यहाँ लगाना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि ये केस ले लेता हूँ, यहाँ 5 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ। तो इस केस में ये पिक्चर तो मुझे बनानी ही बनानी है। प्लस लॉन पेयर कहाँ बनाने बताओ जरा? सर एक लॉन पेयर यहाँ और एक लॉन पेयर यहाँ। बोलो हाँ या ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। पेंटागोनल प्लेनर। तो ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में
आ गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को है ना? ऑफलाइन वाले बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं नहीं? चलो, तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और तो है, आगे देखते हैं जी, अपना सवाल करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, XeF5 नेगेटिव। चलो जी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बच्चा लोगों। आपको क्या निकालना है? सुन लो पहले पूरी बात, सुन लो क्या क्या निकालना है। आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, आपको निकालना बॉन्ड पेयर, आपको निकालना है लॉन पेयर, आपको निकालनी है ज्योमेट्री, आपको निकालनी है शेप। एक बार मैं लिख दूं, आपको क्या क्या निकालना है? सर हमें पता लगाना है हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता लगाना है ज्योमेट्री, हमें पता लगाना है शेप, हमें पता लगाना है बॉन्ड पेयर, हमें पता लगाना है लॉन पेयर। चलो देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, इधर आ जाओ। सर आपने ना किसी ज़माने में एक रूल बताया था, क्या सर? ये है सेंट्रल एटम, और जेड निकालने का तरीका क्या था? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस प्लस चार्ज प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। चलो कर लेते हैं इसमें। 8 प्लस भाई इसके वैलेंस सेल तो 8 हुए, प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो पिक्चर कितनी हो गई? सर पिक्चर हो गई 7, और 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। बहुत बढ़िया। चलो जी सर ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का काम, सुंदर दिखाई दे रही है सर। जरा ज्योमेट्री की बात कर लें, तो यहाँ पर ज्योमेट्री होती थी क्या? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब एक बात बताओ, आप लोगों को z की वैल्यू 7 दिखाई दे रही है और सराउंडिंग एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 7। तो कोई रूल है याद है आप लोगों को? z माइनस सराउंडिंग एटम, z कितना? 7 माइनस सराउंडिंग एटम 5, तो ये पिक्चर कितनी? 2। आप याद करो, सर ने कुछ बताया था क्या? क्या बताया था? याद करो, कुछ तो बोलो। अगर 2 लॉन पेयर होंगे तो एक्सियल पोजीशन को हिट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल यहां दिखाई देता होगा कुछ ऐसे होगा, हाँ या ना? तो यहाँ 2 लॉन पेयर, हमें 1 लॉन पेयर ऐसे, 1 लॉन पेयर ऐसे। बोलो बात समझ में आती है क्या? कोई पूछेगा जी शेप क्या होगी, तो सर ने अभी अभी बताई है क्या? क्या होगी सर? इट इज पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर। किसी ने बोला ना पिरामिडल, तो गलत कह रहा भाई, पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? बॉन्ड पेयर की बात करूंगा तो सर जितने जितने सराउंडिंग एटम है वही बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर ज्योमेट्री होती है जेड। बोलो बात समझ में आई क्या? सर महा सिंपल पढ़ाने लगे हो आजकल आप, है ना? चलो देखो जरा ध्यान से, ये है IF7। तो भाई बताइए जरा z कैसे निकालोगे? 7 + 7 डिवाइड बाई 2 = 7। ओके, सराउंडिंग एटम कितना है भाई? 7, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना हो गया? 0। इसका मतलब जो भी जियोमेट्री होगी वही शेप होगी, और वो शेप बेसिकली PBP मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। बोलो बाकी डाउट है क्या? सर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आओ जरा यहाँ चेक कर लेते हैं। जरा बताओ मुझे, z की वैल्यू i के लिए 7 होती होगी, और क्योंकि क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है तो मुझे +4, और ये वाली बात +1 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 और 7 कितना हो गया? 12, 12 बाई 2 यानी कि 6 हो गया, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं लॉन पेयर बता दो, तो z की वैल्यू 6 माइनस सराउंडिंग एटम 4 बराबर 2। इसका मतलब लॉन पेयर 0 नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होगी। इसको देखते ही मैंने sp3d2 लिखा, और इसका मतलब ही क्या होता है? ऑक्ट्राहाइड्रल। बोलो हाँ या ना? और ऑक्ट्राहाइड्रल में अगर 2 लॉन पेयर लगाने पड़ जाएं, ऑक्ट्राहाइड्रल में 2 लॉन पेयर लगाने पड़ जाएं, तो उस केस में ये लॉन पेयर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर इनका कोई मुझसे ज्योमेट्री पूछेगा, देन द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यार सारा पढ़ा दिया मैंने, सारा, कुछ नहीं छोड़ा। बस ये है कि समझदार के लिए सारा काफ़ी है, और जो नहीं समझता भाई उसके लिए उम्र काफ़ी, मतलब छोटी पड़ जाएगी उम्र, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते। चलो
XeO2F2 का फोटो बना के दिखाएंगे हम लोगों को। सर इसमें Xe सेंट्रल एटम है तो Z निकलेगा कैसे 8। सर मोनोवेलेंट एटम नहीं है, नहीं लेंगे, किसको लेंगे, फ्लोरीन को, डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 यानी कि sp3d। और अगर मैं देखूं भाई के पास लॉन पेयर है क्या, Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z कितना होगा 5 माइनस सराउंडिंग एटम 4, पिक्चर कितनी आ गई 1। अब मुझे बताओ sp3d है और इसमें अगर मुझे लॉन पेयर लगाना हो तो इक्विटोरियल चाहिए या एक्सियल चाहिए, इक्विटोरियल। इसका मतलब ये हो गया पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी सर, और इस पिक्चर में एक लॉन पेयर चुपचाप से लगा दो, हाँ या ना। अब कौन कौन है बेटा मेरे पास, 2 ऑक्सीजन है और कौन है, 2 फ्लोरीन है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कहाँ लगाऊं, फ्लोरीन कहाँ लगाऊं, याद करो सर ने बताया था फ्लोरीन को ऊपर लगाना है, भाइयों को नीचे लगाना है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात समझ में आई ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपीयर एट एक्सियल पोजीशन। बेंट रूल ने यही बातें बताई थी भाई दुनिया को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटोरियल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पहुंचेगा, एक्सियल में पहुंचेगा। भाई मेरी आवाज़ आ रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत देर से कुछ मैसेज वगैरह नहीं कर रहे, जरा बताओ क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक। चलो पता लगे हमें तो सो ही रहे हैं हमारे बच्चे, है ना। चलो बहुत ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया। तो ये डेटा हमारी, अच्छा इसका शेप तो बता दो, इसकी ज्योमेट्री तो दुनिया जान रही है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप बता दो जरा सर, सीसॉ, सीसॉ, ये इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, सीसॉ इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। तो ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलो तुम्हें फंसाते हैं, बहुत देर बच्चा गिरी कर ली है ना, फंसाएं अब तुम्हें, चलो आ जाओ, आओ भाई यहाँ से फंसाते हैं पहले। चलो पहले 2 मिनट और रुक जाएं, भाई पे कर लेते हैं बात, NO2 पे। सुनो यहीं से फंसाना शुरू करते हैं, हाँ रुक जा, NO2। अब बताओ ज़रा NO2 तो कैसे निकालते हैं सर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाती है तो तरीके से बात करते हैं। कैसे सर, देखो सर, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 15th ग्रुप का एलिमेंट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन डाईवैलेंट मतलब नहीं लेते, डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5 मतलब 2.5। अच्छा क्या Z की वैल्यू 2.5 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो फिर एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमने माना है कि अगर सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है 2.5 से, मतलब फोन वाला कोई एलिमेंट आ रहा, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन इन क्लोरीन, राइट, अगर इवन इन ब्रोमीन, क्योंकि 2.5 से तो वो भी ज़्यादा है, मतलब भावनाओं को समझो, करेक्ट। इसका मैकेनिज्म ये है 2.5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर सराउंडिंग एटम है तो हम लोग 1.5 बढ़ा देते हैं, और अगर 2.5 से कम होता तो 0.5 घटा देते। फिलहाल Z की वैल्यू 3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बोलो हाँ या ना। सर बड़ा सिंपल है ये तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है यहाँ पर, ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इधर आ जाओ, NO2 नेगेटिव जरा देख लें सर, Z की वैल्यू 5 + 0 + 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 3 बराबर sp2। अब यार कर लोगे शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री विमेट्री कर लोगे। लॉन पेयर अगर 0 होगा तो ज्योमेट्री बिकम शेप और शेप बिकम ज्योमेट्री, और लॉन पेयर 0 नहीं है तो शेप अलग होती है, ज्योमेट्री अलग अलग होगी, राइट। आ जाओ, अच्छा सा सवाल नहीं है ये, ClO3 नेगेटिव लिखना चाहिए, ClO3 नेगेटिव लिखना चाहिए, हाँ 7 प्लस, रुक जाना, 7 प्लस कितना आ जाएगा वैल्यू, चलो ये बच्चा गिरी है, इसको हटाओ, इधर आओ भाई, इधर आ जाओ, आओ तुम्हारी आंखें खोलते हैं भाई। आबिक, अनाया, हर्ष, कृतिका, काव्या, क्षितिज, मिशिका, निकुंज, देखो भाई बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। अगर जीवन में कोई सवाल पूछता है ClO2, क्या पूछता है, ClO2, तो ClO2 की कहानी कुछ ऐसी है कि हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है सर 7 + 0 डिवाइड बाई 2 बराबर
3.5 और क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो भाई को क्या मान लेंगे 4.0 मान लेंगे। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या हो जाएगी बता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी अभी बोल जल्दी, जल्दी बोलो, बहुत जल्दी से आंसर सुनना चाह रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहे हैं इधर उधर दुनिया में। हाँ यही उम्मीद थी हमें, बिल्कुल खरे उतर रहे हो, ये लो ठीक है। sp3 नहीं होगी सर, नहीं समझ में आ रहा, सुनो देखो हमारा जो हमें ऑनलाइन पहली बार देख रहा है भाई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाते ठीक है। इसके पुरानी वाली पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है ना, पता लगे पहली बार ही बेचारे ने यूट्यूब पे हमें देखा और सीधा ये देख लिया ClO2 और इसका सोल्यूशन कहीं गूगल पे मिलेगा, तो हमें कोई गलत ना ठहरा था, इसलिए पुरानी वाली वीडियोस देखें फिर समझ पाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, हाँ सीधी सी बात बड़ी सिंपल सी है, क्या देखो जो NO2 है या NO है या ClO2 है, ये तीनों ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, लेकिन जो NO है जो NO2 है इनका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री फॉर बॉन्डिंग, लेकिन ClO2 का जो ऑड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है ये क्लोरीन के d ऑर्बिटल में ही घूमता रहता है। याद करो, याद करो, कहां पढ़ाया था सर ने, लिविस डॉट स्ट्रक्चर में जाके देखना, ये बात मैंने मेंशन की है कि ClO2 के अंदर जो डाइमेराइजेशन नहीं होता, याद करो, याद आ रहा है, NO2 गेट डाइमेराइज, NO गेट डाइमेराइज बट ClO2 नेवर। और क्या बताया था सर ने, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की डी सब शेल में घूमता रहता है, डी लोकलाइज होता रहता है, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेगा ही नहीं, फ्री ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब 3.5 ना काउंट करके इसको कितना लिखना है 3 लिखना है। अगर ये पिक्चर सच्ची और अच्छी है तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2। भैया पढ़ लेना, जिनको जाना है इन दो अच्छी जगह तो वो इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। चलो तो मानकर चल रहे हैं कि ये डेटा समझ में आ रहा होगा। जरा बता आबिक, अनाया, निकुंज, काव्या, यस सर। चलो तो ये डेटा समझ में आ गया होगा। चलो अगला पढ़ लेते हैं। सर ये तो महा सिंपल है सर, यूं ही उड़ा देंगे सर। ये देखो कार्बन नजर आ रहा है आप लोगों को, Z की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी 4 लगानी पड़ेगी सर, प्लस फ्लोरीन कितने 3, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 2, तो 7/2 मतलब 3.5। लेकिन प्यारे बच्चों सराउंडिंग एटम हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज ग्रेटर देन 2.5, हाँ या ना, क्योंकि फ्लोरीन की कितनी होती है 4 होती है ना भाई, इट इज मोर देन 2.5, दैट्स वाई ये वैल्यू बढ़ जाएगी, 3.5 से कितनी हो जाएगी 4.0, हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3, दैट्स वाई इट गेट डाइमेराइज, और डाइमेराइज होने के बाद पिक्चर बिकम दिस वन। अब खेल लो भैया sp3 बोलो पिक्चर समझ में आई क्या, बोलो भाई क्या ये पिक्चर समझ में आई, समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन का गेम कैसे घूमता है। देखिए बेसिक हाइब्रिडाइजेशन वही है कि एक नेगेटिव दे दिया पॉजिटिव दे दिया, जेड हमेशा डिवाइडेड बाय 2 वाला आ जाएगा, लेकिन जब जेड फ्रैक्शन में आता है तब सवाल बनता है, फिर देखना होता है सराउंडिंग एटम, और उसमें भी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन क्या है ClO2, कि जहां ऑड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में डीलोकलाइज हो रहा है, फ्री ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट पेयर और द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई जगुशी, बता दे। चलो तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। सर एक आध सवाल और करा लो सर। चलो देखो अब तो बस मतलब कह रहे हो अब तो बस सिंपल सी बात ही पढ़ा सकते हैं, इसमें और कुछ 3-5 बातें हैं नहीं। चलो अगले सवाल हमें करके दिखाएंगे कुछ बच्चे। PF2Cl3, PF3Cl2, PCl5 सॉलिड, PCl5 गैसियस। चलो जी शुरू हो जाओ, इन चारों सवालों के आंसर बता दो हमें, बहुत जल्दी से इन चारों सवालों के आंसर बता दो। सर महा सिंपल क्वेश्चंस करा रहे हो भाई, करा दूं या ट्राई कर रहे हो, जरा मैसेज करें ट्राई कर रहे हो या फिर करा दें, जल्दी बोलें। चलो करो करो करो।
चलिए भाई, इस जीवन में सबसे सिंपल से सवाल आप लोगों को दे डाले हैं मैंने। देखो जरा ध्यान से, ये भाई साहब जो हैं, अब यार जेड कोई पूछेगा मुझसे, अब सुन लो सुन लो सुन लो, जेड मुझे कोई पूछेगा तो फॉस्फोरस बिलोंग टू 15 + 2 + 3 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 5 इजिकल टू sp3d। और इस केस के अंदर फोटो कैसा बनता होगा, ऐसा। और बेंट भाई साहब क्या कह गए हमें बताना ज़रा, कि सर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनको इक्विटोरियल पे रखो, जो ज़्यादा उनको ऊपर ही रहने दो, हाँ या ना। इस केस में देखोगे तो जेड फिर भी 5 ही आएगा, 5 आएगा तो ये पिक्चर क्या रहेगी, sp3d। लेकिन फोटो में चेंज आ जाएगा, कैसा आएगा सर, आपने बोला क्लोरीन को एक साथ रख दो सर इक्विटोरियल पे। अब ऑप्शन नहीं है ना भाई, फ्लोरीन को तो जहाँ है वही रहेगा, एक क्लोरीन की जगह पर और रख दो। पता लगे 2 क्लोरीन देख के सीधे इक्विटोरियल पे एक्सियल पोजीशन पे इसको लगा बैठो। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। ये PCl5 गैस जो होता है वो सिंपल होता है, उसके अंदर Z की वैल्यू फिर से क्या आएगी, 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और पिक्चर महा सिंपल है, ऐसे आप लोग बना दोगे, Cl 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 और बीच में फॉस्फोरस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है गेम। हाँ बता, किसी ने किया है क्या? PCl5 सॉलिड, PCl5 सॉलिड, P ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। PCl5 सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। बात कैसे वो पड़ गई, अब इंडिविजुअल ही निकलेगा। तो इस केस के अंदर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 4 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 4। 4 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ देखोगे तो ये पिक्चर कैसी आ जाएगी, Z = 5 + 6 + 1 डिवाइड बाई 2 = 6 = sp3d2, मतलब ऑक्ट्राहाइड्रल और भाई टेट्राहाइड्रल। एक ना सॉलिड स्टेट में आगे कभी भविष्य में आपको ये बताया जाएगा, सुनो भाई, वॉइड होती हैं जो टेट्राहाइड्रल वॉइड है ना, टेट्राहाइड्रल वॉइड जो होती हैं ये ट्वाइस होती हैं किसके, ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड के। ठीक है, ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड के क्या होती हैं, ट्वाइस। इसको याद करने की ट्रिक बता दूं मैं एक ही बारे में, देखो T20, ठीक है, T20 याद रहेगा। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होती हैं, ट्वाइस होती हैं किसकी, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। मतलब ऐसे ही बता दिया, बेकार में है ना। चलो ये बात भी अपने जीवन में आप लोग नोट करके रखें, जल्दी से नोट कर लो ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने VSEPR थ्योरी को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बॉन्ड एंगल को सीखेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।